हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरडी है और आपका स्वागत है मेरे चैनल दौड़े आर विजन में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक खूबसूरत टर्किश मूवी वाटर एंड फायर के बारे में बताऊंगी, जो 2013 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में ओज़कान डेनीज है, जिन्होंने हैस्मेट का किरदार निभाया है, और स्टनिंग यास्मिन एलन है, जिन्होंने यागमुर का किरदार निभाया है। IMDb और प्राइम वीडियो पर इसकी रेटिंग 6.1 आउट ऑफ 10 है। लेकिन भरोसा कीजिए, इस कहानी के इमोशंस नंबर से कहीं ज्यादा गहरे हैं। आज की फिल्म हमें दो लोगों की कहानी सुनाती है, जो बहुत ही अलग पृष्ठभूमियों से आते हैं, लेकिन किस्मत ने उन्हें एक साथ लाकर जोड़ा। यह एक सच्चे प्यार की कहानी है, एक ऐसा प्यार जो इतना गहरा है कि ये दिल में आखिरी सांस तक जीवित रहता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। हमारी फिल्म की शुरुआत होती है एक युवा महिला के दौड़ने से, जो किसी से भाग रही है। उसी समय उसे एक कार टक्कर मार देती है। जल्दी ही हम उसके कहानी और उसके साथ क्या हुआ, फिल्म के घटनाक्रम के माध्यम से जानेंगे। यह सीरा है। जो एक किताब पढ़ रही है, जो उसके फियांसे द्वारा लिखी गई सच्ची कहानी पर आधारित है। उसके फियांसे ने इसे प्रकाशित करने से पहले उसकी राय जाननी चाहिए थी। कहानी शुरू होती है हेशमत से, जो टर्की के एक सम्मानित परिवार से है। साफ झलकता है कि वह अपने छाती के घाव के दर्द से परेशान है। वह जर्मनी में यात्रा कर रहा था। अब यामूर वही लड़की है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में दौड़ते हुए देखा था। हमें पता चलता है कि उसे उड़ान का डर है। हवाई जहाज में डर के मारे उसने टाइटली हेशमत का हाथ पकड़ लिया और गलती से उसे खरोंच दिया। बाद में उसने माफी मांगी, लेकिन हेशमत ने उसे पहली बार देखा और वह उसकी ओर आकर्षित हो गया। जब हेशमत जर्मनी में अपने घर पहुंचा, तो हमें उसके भाई तेरहान के साथ बातचीत के दौरान पता चला कि वह अपने देश में खूनी झगड़ों के कारण भागा था। वे नकली पहचान पत्र और नए नामों के साथ रह रहे थे, ताकि उनकी असली पहचान छुपी रहे। नाजमी ने उन्हें चेतावनी दी कि सच किसी को न बताएं। चूंकि हेशमत का घाव इन्फेक्टेड था, नाजमी ने उसे भरोसेमंद अस्पताल का पता दिया। इस बीच यामुर अपने दोस्त ईराम के घर पर थी, जब उसे पिस्ता खाने से एलर्जिक रिएक्शन हो गया। तुरंत ईराम ने उसे अस्पताल ले जाया। वहीं उसने हेशमत से फिर से मुलाकात की। उसने देखा कि उसके हाथ पर घाव है और समझ गई कि वही व्यक्ति है जिसे वह प्लेन में देख चुकी थी। वे बातें करने लगे और हेशमत ने खुद को केमाल के नाम से पेश किया। बाद में वह यामुर के साथ उस होटल गया जहां ईराम गा रही थी। वहां यामुर ने अपनी कहानी साझा की, क्यों उसने टर्की छोड़ दिया, कैसे उसने मुश्किल से अपने पिता को मनाया कि वह पढ़ाई जारी रखने के लिए यात्रा कर सके, और कैसे उसने खुद का खर्च उठाने के लिए हेयर ड्रेसर का काम भी किया। जब उसने हेशमत के बारे में पूछा, तो वह नहीं जानता था क्या कहे। उसने बस इतना कहा कि वह अपने पुराने जीवन से भाग रहा है और नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। उसका भाई तेरहान और उसका राइट हैंड आदमी हेशमत यमूर के साथ उसके क्लोजनेस से पूरी तरह खुश नहीं थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि इससे हेशमत व्यस्त रहता है। हेशमत ने उन्हें यमूर से मिलवाया और बताया कि तेरहान उसका सौतेला भाई है। उनकी माताएं अलग थी। उसकी अपनी माँ बचपन में गुजर गई थी, और उसकी स्टेप मदर लेडी फजीला ने उसे प्यार और देखभाल के साथ पाला। यमूर ने भी बताया कि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने पिता के साथ रहती है। अगले दिन हेशमत ने उसे फिर से देखा, डिनर के लिए आमंत्रित किया और उनका रिश्ता और करीब आ गया। यमूर उससे बहुत लगाव महसूस करने लगी और हमेशा उसकी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करती रही। लेकिन हेशमत डरता था कि अगर वो सच्चाई जान जाएगी तो वह उसे छोड़ देगी। उनका प्यार साफ हो गया और यमूर उसकी पूरी दुनिया बन गई। वे खुशहाल जीवन बिताने लगे और 1 साल बीत गया। एक दिन यमूर ने हेशमत से टर्की लौटने, अपने पिता से मिलने और आधिकारिक रूप से उसका हाथ मांगने के लिए कहा। लेकिन हेशमत ने बताया कि उनके रिश्ते की हर चीज तभी आसान होगी जब उसकी स्टेप मदर फजीला उसे स्वीकार करेगी। यमूर समझ गई कि यह एक कठिन परीक्षा होगी। एक दिन जब हेशमत और उसके लोग खेल रहे थे, उसने देखा कि यमूर ठीक नहीं रहे और उसे उल्टी जैसी परेशानी है। उसने दूर से एक कार को उनकी निगरानी करते हुए भी देखा। थोड़ी ही देर बाद यामुर बहुत खुश हुई जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने आयरम को बताया, लेकिन हेशमत के लिए इसे सरप्राइज रखने का प्लान किया।
उसी समय तेरहान अंदर आया और यामुर को एहसास हुआ कि उसने सब सुन लिया है। उसे डर था कि हेशमात शायद उसके साथ तर्की नहीं आएगा, क्योंकि वह जानती थी कि हेशमात के बिना वह अपने पिता का सामना नहीं कर पाएगी। फिर उसने जाना कि हमजा और नजमी, उनके कज़न्स, तर्की से आए थे ताकि हेशमात की जान बचाने का समाधान ढूंढा जा सके। हम देखते हैं कि हेशमात हमजा और नजमी के साथ बैठा है और उन्हें उस कार के बारे में बता रहा है जो उसे देखती हुई मिली थी। उन्होंने बताया कि वह कार सिद्दकी परिवार की थी और 3 महीने से उसे निगरानी में रखा गया था। उन्होंने कहा कि झगड़ा केवल तभी खत्म हो सकता है जब दोनों परिवारों में से कोई एक शांति का झंडा उठाए। हेशमत नाराज हो गया क्योंकि उसे यह अपमानजनक लगा, इसलिए उसने उनकी पेशकश को ठुकरा दिया। लेकिन उन्होंने याद दिलाया कि दोनों परिवारों के व्यापार बर्बादी के कगार पर हैं और इसी कारण सभी रिकन्सिलिएशन के लिए दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति केवल हेशमत की मौजूदगी में ही तय हो सकती है। फिर भी हेशमत डर रहा था कि यह उसे मारने का जाल तो नहीं है। उन्होंने उसे आश्वस्त किया कि उनके लोग उसके साथ होंगे और कई अन्य प्रमुख परिवार भी रिकन्सिलिएशन मीटिंग में शामिल होंगे। इसी समय जब तेरहान ने हमजा को संदेश भेजा तो उन्हें पता चला कि यामुर गर्भवती है। हमजा ने फजीला को फोन किया और उसे जानकारी दी। फजीला ने तुरंत कहा कि उसे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे यामुर और उसके होने वाले बच्चे से छुटकारा पाया जा सके। उस रात यामुर और हेशमत अपनी 1 साल की सालगिरह मनाने के लिए बाहर गए। यामुर ने उसे एक घड़ी दी जिसमें उनकी तस्वीर लगी थी। हेशमत इससे बहुत भावुक हो गया। उसने यामुर से कहा कि उसने टर्की लौटने का फैसला कर लिया है, लेकिन वह उसके पहले जाएगा झगड़े को सुलझाने और रेकन्सिलिएशन पूरा करने के लिए, और फिर वापस आएगा ताकि यामुर के साथ जा सके। उसने वादा किया कि उनका भविष्य और भी खुशहाल होगा जितना उन्होंने अब तक जिया। यामुर हालांकि डर गई कि शायद वह कभी लौटकर नहीं आएगा। हेशमात ने उसे सांत्वना दी, कहा कि वह तेरहान को उसके पास छोड़ेगा और यामुर को उसकी हर अपडेट मिलेगी। उसी समय उसने यामुर को मैरिज के लिए प्रपोज किया। यामुर बहुत खुश हुई और उसने प्रपोजल स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में अभी नहीं बताया। वह चाहती थी कि हेशमात लौटने तक उसे चिंता का कारण न बने। उसने उससे कहा कि उसके लौटने पर उसके लिए एक सरप्राइज है। आखिरकार हेशमात टर्की लौट आया, जहां उसकी बहन, जो उनके कज़न हमजा से शादीशुदा थी, ने उसका स्वागत किया। जब उसने अपनी स्टेप मदर फजीला से मुलाकात की तो उसने उसे याद दिलाया कि वह उसके अपने बेटे तेरहान की तरह ही प्रिय है, लेकिन उसने जोर देकर कहा कि रेकन्सिलिएशन उसकी उपस्थिति में ही होना चाहिए, क्योंकि वही झगड़े के केंद्र में है और वह अपने परिवार में किसी की मौत नहीं देख सकती। एक दिन तेरहान ने यामुर को एक वेयरहाउस जैसी जगह पर ले गया, उसका फोन छीन लिया और कहा कि हेशमत ने उसके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। लेकिन जब यामुर अंदर गई तो उसने हमजा को उसका इंतजार करते हुए पाया। हमजा को देखकर यामुर तुरंत डर गई कि शायद हेशमत के साथ कुछ हुआ है। हमजा ने उसे बताया कि उसे केमाल, यानी वह आदमी जिसके साथ वह रह रही थी, के बारे में सच जानना चाहिए। उसका असली नाम हेशमत है, केमाल नहीं। हमजा ने उसे उस दिन का वीडियो दिखाया जिस घटना ने हेशमत को देश छोड़ने पर मजबूर किया था। वीडियो साबित करता है कि हेशमत ने टर्की के सबसे शक्तिशाली परिवार के एक नेता को मार दिया था। यही कारण था कि उसे देश छोड़ना पड़ा। हमजा ने उसके शब्दों की पुष्टि हेशमत के छाती के घाव की ओर इशारा करके की, जो झगड़े के दौरान उसे मिला था। उसने समझाया कि लोग अभी भी हेशमत का पीछा कर रहे हैं और रिकन्सिलिएशन में जीवित रहने का एकमात्र तरीका यही है कि यामुर उसे छोड़ दे। हमजा ने यामुर से कहा कि वह हेशमत की सबसे बड़ी कमजोरी है और उसकी जिंदगी में बाधा बनेगी। वे यामुर की सुरक्षा के माध्यम से हेशमत को धमकाएंगे और उसे हेशमत के साथ टर्की लौटने के प्रस्ताव को ठुकराना होगा। इसी समय यामुर ने स्वीकार किया कि वह गर्भवती है। हमजा यह सुनकर ठंडे स्वर में कहा कि उसे इस बच्चे और यामुर से छुटकारा पाना पड़ेगा। डॉक्टर ने यामुर को ऑपरेशन के लिए तैयार किया। उसी समय उसने तेरहान से भीख मांगी कि उसे बचाए। हमजा ने धमकी दी कि अगर उसने उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो वह उसे मार देगा।
यह साफ था कि तरहान जो हो रहा था उससे सहमत नहीं था, लेकिन वह कुछ नहीं कह सकता था। प्रक्रिया के दौरान यामुर ने डॉक्टर से विनती की कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन जब डॉक्टर ने उसे सेडेशन दिया तो यामुर ने डॉक्टर से लड़ाई की और उसे मार कर वहां से भागने में सफल हो गई। यह हमें फिल्म के ओपनिंग सीन पर वापस ले जाता है। अब हम समझते हैं कि वह अपने बच्चे को बचाने के लिए उनसे भाग रही थी, लेकिन एनेस्थीसिया के प्रभाव में होने के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और वह कार की चपेट में आ गई। इसके बाद हम देखते हैं सैरा को, जो दर्द में कहानी पढ़ती रहती है। फिल्म फिर रेकन्सिलिएशन मीटिंग के दिन पर लौटती है, जहां दोनों परिवारों की मौजूदगी में प्रस्ताव रखा गया कि हेशमत उस आदमी की बेटी नोब्लिदा से शादी करे जिसे उसने मारा था, ताकि फैमिलीज के बीच ब्लड बॉन्ड के जरिए शांति कायम की जा सके। शुरुआत में हेशमत ने इस विचार को गुस्से में अस्वीकार किया और बाहर निकल गया। बाद में उसने नोब्लिदा से मुलाकात की और हमें पता चला कि वह बचपन से ही उससे प्यार करती थी और हमेशा उससे शादी करने की चाह रखती थी। भले ही उसने उसका पिता मारा हो, फिर भी उसका प्यार इतना गहरा था कि उसने शांति के लिए हेशमत से शादी करने को स्वीकार कर लिया। आखिरकार हमजा ने हेशमत को उनके प्रस्ताव पर फिर से विचार करने के लिए मना लिया, यह भी खुलासा करते हुए कि उसने यामुर को उसके अतीत के बारे में सच बता दिया था। इसी बीच तेरहान ने यामुर को बचाने में सफलता पाई। डॉक्टर ने उसे आश्वासन दिया कि उसकी प्रेगनेंसी सुरक्षित है। उसकी हालत पर दया महसूस करते हुए तेरहान ने हमजा को घटना की जानकारी दी, लेकिन झूठ बोला कि यामुर ने बच्चा खो दिया। जब यामुर को होश आया तो तेरहान ने उसे बताया कि हेशमत को अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उस आदमी की बेटी से शादी करने पर मजबूर किया जा रहा है जिसे उसने मारा था। उसने यामुर से कहा कि अगर वह सच में हेशमत की परवाह करती है तो उससे दूर रहे। हेशमत जर्मनी लौट आया, लेकिन जब उसने पाया कि यामुर गायब है तो वह झटका खा गया। उसने हर जगह उसे खोजा और ईरम के घर भी गया, लेकिन ईरम ने यामुर को छुपा दिया और अंदर बंद कर दिया, यह कहते हुए कि वह वहां नहीं है। अंततः हेशमत ने यामुर को खिड़की से देखा और अंदर जाने की कोशिश की। उसके और गार्ड के बीच झगड़ा हो गया। तभी पुलिस आई। उसने देखा कि हेशमत के पास बंदूक है और उसे गिरफ्तार कर लिया। यामुर रोते हुए सब कुछ देखती रही, मदद नहीं कर पाई क्योंकि ईराम ने उसे अंदर बंद कर दिया था। पुलिस ने हेशमत को वापस टर्की भेज दिया और उसे फिर जर्मनी में प्रवेश करने से रोक दिया। किसी और विकल्प के अभाव में हेशमत ने शादी के लिए सहमति दे दी। नोब्लिदा के भाई सिडी ने उसे बताया कि केवल उसकी मौजूदगी ही हेशमत को मारने से रोक सकती है, लेकिन अगर हेशमत ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया तो वह उसे मार देगा। उसने यह भी बताया कि हेशमत के अतीत में एक ब्लॉन्ड महिला के साथ रिश्ता रहा है। इसी बीच यामुर हेशमत की शादी के दिन टर्की लौट आई। बेबस और टूट चुकी, उसने अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अपने होने वाले बच्चे के कारण वह ऐसा नहीं कर पाई। उसने अपनी प्रेगनेंसी अपने पिता को बता दी, जो यह सुनकर सदमे में थे और सोच रहा था कि वह गांव वालों का सामना कैसे करेगा। शादी की रात नोब्लिदा बहुत खुश थी कि आखिरकार वह हेशमत की पत्नी बन गई। उसने उससे कहा कि वह जानती है कि हेशमत किसी और महिला से प्यार करता था, लेकिन याद दिलाए कि अब वह उसकी पत्नी है और उसका अधिकार बनता है। हेशमत ने ठंडे अंदाज में जवाब दिया कि वह उससे प्यार की उम्मीद न करे, वह केवल अपनी शर्तों पर उसके साथ रहेगा। दूसरी ओर यामुर अपने पिता से माफी मांगने गई, लेकिन उसके पिता उसे चौंका देते हैं जब वह जोर देकर कहते हैं कि उसे अबॉर्शन कराना होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यामुर बच्चे को रखना चाहती है तो वह उसके घर में नहीं रह सकती। यामुर ने प्रेगनेंसी जारी रखने का फैसला किया और एक छोटे घर में रहने लगी जिसमें बगीचा भी था। उसने वहां कई कठिन दिन बिताए। उसी समय हेशमत अपनी सबसे कठिन दिनों से गुजर रहा था, खासकर क्योंकि वह नहीं जानता था कि यामुर कहाँ है। हम यामुर के पिता को देखते हैं, जो गांव वालों की तिरस्कारी भरी नजरों से बुरी तरह टूट चुका है। वह अपनी मृत पत्नी के कब्र पर जाकर दिल की बात करता है। तभी यामुर वहां आती है और उससे माफी मांगती है, कहती है कि उसके और उसके बच्चे के पास सिर्फ वही है। उसने उसे बताया कि वह अपने पोते को कभी नहीं स्वीकार करेगा और उसे अपने हाथों में नहीं लेगा। यामुर ने उसे विकल्प दिया,
या तो उसे माफ करे या उसे मरने दे। तभी वह प्रसव पीड़ा में चली जाती है। पिता मजबूर होकर अपनी बेटी की जान बचाने के लिए खुद बच्चे को जन्म देता है। नवजात शिशु को गोद में लेकर वह उसे आखिरकार अपने आंचल में भर लेता है। इस बीच नोब्लेदा को बांझपन की समस्या थी। वह टूट चुकी थी कि वह हेशमात को पुत्र नहीं दे सकती। साथ ही वह उसके साथ अपने जीवन में बेहद असंतुष्ट थी। हर दिन उसके नफरत और यह जानते हुए बिताती थी कि उसे उसकी शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। बघों ने अंततः यामुर का पता लगा लिया। हेशमात वहां गया और उसे पाया। वह डॉक्टर सिनान के साथ थी जिसने प्रेगनेंसी के दौरान उसकी देखभाल की थी। गलती से हेशमात ने सोचा कि सिनान उसके प्रेमी है और यामुर से मिलने पर जोर दिया। यामुर उसे देखकर चौंक गई। कांपते हुए उसने उसे जाने को कहा और झूठ बोला कि वह अब विवाहित महिला है। हेशमत उसके शब्दों से टूट गया और चला गया। जैसे ही वह गया, यामुर रोते हुए ढह गई। घर पर नोब्लिदा ने हिशमत से विनती की कि वह उसे अपनी जीवन में स्वीकार करे, उसे अपने बच्चों की मां बनने दे। उसने स्वीकार किया कि वह जानती थी कि हिशमत उससे प्यार नहीं करता, और अपनी हताशा में उसने सबसे दर्दनाक चीज मांगी कि वह उसके साथ रहे, ये सोचकर कि वही यामुर है, वह महिला जिसे वह वास्तव में प्यार करता है, बस ताकि वह उसे करीब महसूस कर सके। जब उसने उसे ठुकरा दिया तो उसने बदला लेने का फैसला किया, ये जानते हुए कि वह कभी उसके दिल तक नहीं पहुंच सकती। उसने वह घड़ी तोड़ दी जो यामुर ने कभी हिशमत को दी थी। हम देखते हैं कि हिशमत टूट जाता है जब वह यामुर का पसंदीदा गाना सुनता है और कल्पना करता है कि वह उसके सामने है जबकि वह अपने दर्द में डूबा है। 5 साल बीत गए। यामुर का बेटा केमाल अब बड़ा हो गया है और समय ने यामुर के पिता का गुस्सा भी कम कर दिया। जो आदमी कभी उसके बच्चे को स्वीकार करने से इनकार करता था, अब उसे अपने सबसे प्यारे पोते के रूप में प्यार करता था। डॉक्टर सिनान ने यामुर और उसके बेटे को इस्तांबुल एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में जाने के लिए आमंत्रित किया। यामुर ने स्वीकार कर लिया। इसी बीच हेशमत दुनिया से कटकर अपने चारों ओर की हर चीज के प्रति सुन्न सा जी रहा था। अचानक उसे झटका लगा जब उसने एक एलिवेटर में यामुर को देखा। वह अपनी नजरें उससे हटा नहीं पा रहा था। फिर उसने उसके बेटे को उसके पास देखा। जब उसने सुना कि यामुर ने बच्चे का नाम केमाल रखा है, तो उनकी विदाई वाली रात की यादें ताज़ा हो गईं। वो रात जब उसने वादा किया था कि उसके लौटने पर उसे एक सरप्राइज मिलेगा। हेशमत ने शक किया कि शायद यह बच्चा उसका ही बेटा है। संयोग से यामुर उसी होटल में ठहरी हुई थी। हेशमत ने हर जगह उसका पीछा करना शुरू किया। जब यामुर ने उसे देखा तो वह झिझक गई। एक समय उसने उसे पकड़ लिया और सच का सामना करने के लिए कहा। उससे कहा कि वह जानता है कि उसने झूठ बोला, कि वह वास्तव में विवाहित नहीं है और जो आदमी उसके साथ था वह अलग कमरे में रहता है। उसने उससे पूछा कि क्या केमाल उसका बेटा है। यामुर ने उसका सवाल टालने की कोशिश की, लेकिन हेशमत ने विनती की कि वह अपने कमरे में जाए और उसका इंतजार करे। वह गई। जब हेशमत वहां आया तो केवल उसे फिर से सामने देखकर ही वह खुश हो गया। उसने अपने वह सब दुख बताए जो उसने उसके बिना झेले थे। यामुर उसकी मोहब्बत और अपने को रोक न पाकर आखिरकार टूट गई। उसने स्वीकार किया कि केमाल वास्तव में उसका बेटा है। जब उसने पूछा कि वह उसकी जिंदगी से क्यों गायब हो गई, तो यामुर ने सब कुछ बताया। वह धमकियां जो उसने झेली थी, उनके बच्चे को मारने की कोशिशें, और वह खतरा जिसने उसे दूर रहने के लिए मजबूर किया। उनकी बातचीत बीच में रुक गई जब छोटा केमाल कमरे में आया और हेशमत उसके पास गया। वह अपने बेटे को सामने पाकर बहुत खुश हुआ और उसे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे कि बच्चा भी महसूस कर रहा हो कि वह उसके सबसे करीब है। अगले दिन सुबह हेशमत यामुर के कमरे गया और अपने बेटे को देखने के बाद उससे कहा कि उसे मौका दे कि वह वर्षों की अनुपस्थिति की भरपाई कर सके। उसने कहा कि वह यामुर और केमल को एक सुरक्षित घर में ले जाएगा, अपने वर्तमान जीवन को समाप्त करेगा और उनके पास लौट आएगा। उसने हमजा को बुलाया। जब हमजा आया तो उसने देखा कि उसका भाई यामुर को बचाने में मदद कर रहा है और समझ गया कि हेशमत को सब कुछ पता है। हमजा तब गांव गया और अपना पैसा विदेश में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। जब वह घर लौटा तो उसकी पत्नी समझ गई कि वह जाने की योजना बना रहा है। दोनों के बीच झगड़ा हुआ और उसने उसे धक्का दिया। वह सीढ़ियों से गिर गई। वह उसे छोड़कर भागा
और तभी हिशमत से टकरा गया। उस समय उसने घर में नौकरानी की चीखें सुनी और अपनी बहन को खून में पड़ा देखा। वह उसे अस्पताल ले गया, जहां उसकी हालत गंभीर थी। हिशमत ने हमजा से फिर मुलाकात की और उसे उसके गलत कार्यों के बारे में बताया, जिसमें उसकी बहन को मारने की कोशिश भी शामिल थी। हमजा ने खुद को सही ठहराया, कहा कि उसने सब कुछ केवल हिशमत की सुरक्षा के लिए किया। इसी बीच सिद्दीकी ने नोबिल्दे को हिशमत और यामूर का वीडियो दिखाया। हिशमत यामूर और केमाल के साथ खुश था, लेकिन वह उनके सुरक्षा के लिए भी गहरी चिंता में था। उसका डर तब सही साबित हुआ जब सिद्दीकी ने उसे फ़ोन किया और धमकी दी कि अगर हिशमत उसका सामना नहीं करेगा तो वह उसके भाई टरहन को मार देगा। हिशमत ने अपने भाई की जान बचाने का निर्णय लिया। जाने से पहले वह यामूर से मिला और विदा ली। यामूर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसका निर्णय अंतिम था। उसने यामूर को उन्हें बेटे का ख्याल रखने को कहा। जब वह सिद्दीकी के घर पहुंचा तो उसने हर जगह बॉडीगार्ड्स को खड़ा पाया। उसने अपने भाई को बुरी हालत में देखा और उसे छोड़ने पर जोर दिया। सिद्दीकी ने हिशमत को मारने की कोशिश की, लेकिन नोबिल्दे ने उसे रोका और उन्हें जाने देने का अनुरोध किया। इसके बाद उसने हिशमत से कहा कि उसने उसके अस्वीकार को स्वीकार कर लिया, सबके सामने अपनी इज्जत खोने का अपमान सहा और केवल उसके करीब रहने के लिए सब कुछ त्याग दिया। लेकिन हिशमत ने बताया कि उसके यामूर के साथ एक बेटा है और उसका बेटा उसे चाहिए। नोबिल्दे ने तब कहा कि वह उस बच्चे को उसके साथ पालने के लिए तैयार है, बस वह यामूर से दूर रहे। उसी समय हिशमत ने उसे बताया कि उनका साथ अब असंभव हो गया है। उसने स्वीकार किया कि उसने खुद को बलिदान किया और उसके पास रहने की कोशिश की, लेकिन वह कभी वास्तव में वह पति नहीं बन सकता जो वह चाहती थी। उसने उसे सलाह दी कि वह खुद को खोने के बजाय एक ऐसी जिंदगी बनाए जहां वह खुश रह सके, लेकिन उसने कहा कि उसके बिना जिंदगी बेकार है, उसके करीब रहना ही उसकी एकमात्र खुशी है। उसने चेतावनी दी कि अगर वह चला गया तो वह मारा जाएगा और उसके पास उसकी सुरक्षा का एकमात्र साधन वही है। हिशमत ने महसूस किया कि कोई रास्ता नहीं है। उसने उससे पूछा कि क्या उसकी मौत आखिरकार दोनों परिवारों के बीच युद्ध को समाप्त कर देगी। यह समझते हुए कि वह क्या करने वाला है, उसने उससे गुजारिश की कि वह ऐसा न करे। उसने उसके हाथ पकड़े और बंदूक अपने सीने पर लगाई। नोबिल्दे ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। उसी समय सिद्दीकी अंदर आया और हिशमत ने नोबिल्दे को अपने सामने कमज़ोर पाया। उस पल उसने यामूर और अपने बेटे केमाल की कल्पना की, फिर ट्रिगर खींचा और खुद को मार लिया। नोबिल्दे सदमे में ढह गई। इसी समय यामूर ने अपने दिल में तेज दर्द महसूस किया और अपने बेटे को कसकर पकड़ लिया। अंतिम दृश्य में कहानी फिर सीरा पर लौटती है, जिसने अभी पूरी कहानी पढ़ी थी। वह डेविस्टेटेड थी और हमें पता चलता है कि उसका मंगेतर केमाल यामूर और हिशमत का बेटा है, जिसके साथ उसकी सगाई हो रही है। हम उनकी सगाई की पार्टी देखते हैं, जहां यामूर भी मौजूद है और वह देखती है कि नोबिल्दे भी वहां है। उस क्षण यह साफ हो जाता है कि यामूर का हिशमत के लिए प्यार अभी भी उसके दिल में जीवित है और ख़त्म नहीं हुआ। वह कल्पना करती है कि वो उसके सामने खड़ा है और हमारी फिल्म यही समाप्त होती है। अंत में मुझे कहना है कि एक ऐसा आदमी जो सच में प्यार में होता है, अपने प्रिय को बचाने के लिए अपनी जिंदगी की भी परवाह नहीं करता। और यह भी एक महत्वपूर्ण सीख है कि अगर किसी भी परिस्थिति में आपको शादी करने के लिए मजबूर किया जाए जो आपकी अपनी इच्छा से न हो, तो वह एक दुखद और अनंत जीवन की ओर ले जाएगी। इसीलिए हमेशा वही शादी करें जो आप चाहते हैं और उसी के साथ जो आपके लिए सही है। जीवन में अप्स एंड डाउन्स को दूसरों पर मत छोड़े, अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद अपने हाथ में लें। याद रखिए, जिंदगी कभी किसी को दूसरी बार मौके नहीं देती, इसलिए अपने निर्णय सोच समझ कर लें। सही समय पर सही व्यक्ति के साथ अपनी जीवन की दिशा तय करें। तो जुड़े रहिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली ब्यूटीफुल कहानियों के लिए। अगली बार तक के लिए अलविदा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर टैप करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमेशा की तरह, अगर कोई फिल्म है जिसका मैं समरी बनाऊं तो नीचे कमेंट में उसका नाम और कंट्री लिखें। मैं आपकी पसंद सुनना चाहती हूँ
और शायद अगली वीडियो में आपकी सजेशन को इंक्लूड करूं। देखने के लिए धन्यवाद और जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ।